मीटिंग स्टार्ट कर देना। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम आर्थिक विषमता विषय पर चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि आर्थिक विषमता क्या है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमने 4 बिंदुओं को शामिल किया है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। यह जो विषय है, कोटेशन संख्या 7300 से लेकर 7324 तक है। इसमें पहला बिंदु कहता है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपनी उपलब्धियां के संग्रह का प्रमुख माध्यम संपत्ति माना गया है। वर्तमान समय में गरीब और अमीर के बीच का अंतर की कल्पना भावनात्मक है, समस्यात्मक नहीं। देखिए, इस कोटेशन में लेखक कह रहा है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। असमानता प्राकृतिक है। यह बात सही भी है। फिर वह आगे कहता है कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों का शिकंजा कसा हुआ है और यह लोकतांत्रिक तरीके से श्रम शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यहाँ तक कि वामपंथियों को भी दोष देते हैं और कहते हैं कि ये वामपंथी सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। यह श्रमिकों की बात करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को गाली देकर पूंजीपतियों ही हित में काम करते हैं। इस कोटेशन में भारत में आर्थिक असमानता उसको रखा गया है और इसके लिए बुद्धिजीवी, पूंजीपति और यहाँ तक कि वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। दूसरा बिंदु है कि 4 प्रकार के लोग आर्थिक अन्याय के शिकार होते हैं। पहला, श्रम प्रधान। दूसरा, ग्रामीण। तीसरा, मूल उत्पादक अर्थात किसान और गरीब। ये 4 तरह के लोग आर्थिक अन्याय के शिकार होते हैं। फिर इसमें उसी बात को उड़ाया गया है कि आर्थिक असमानता और श्रम शोषण यह वामपंथी बुद्धिजीवी की ये मिली भगत है। यह एक प्लान्ड वे है जिसमें यह काम होता है। श्रम प्रधान का मतलब है जो व्यक्ति श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आता है। ग्रामीण का मतलब है जो गांव में निवास करता है, जो खेती के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है।
मूल उत्पादक अर्थात किसान उसी में आएगा। और गरीब, यहाँ गरीबी से तात्पर्य है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। एक बात इसमें और कही गई है कि अमीर और गरीब की जो समस्या है वह भावनात्मक है, समस्यात्मक कम है। कहने का मतलब ये है कि यह समस्या भावनात्मक अधिक है। इसे भावनाओं से जोड़ दिया जाता है और इसी का परिणाम है कि इसे लेकर लोग भावनात्मक हो जाते हैं, जबकि यह समस्यात्मक उतना है नहीं। जो अगला जो बात है कि वह कहता है कि आर्थिक विषमता उतना खतरनाक नहीं है जितना राजनीतिक विषमता। अगर देखा जाए तो राजनीतिक विषमता अधिक खतरनाक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे राजनेता दिन रात आर्थिक असमानता की बात करते हैं, लेकिन वो अभी भी राजनीतिक असमानता दूर करने की बात नहीं करते। इसका कारण यह है कि अगर राजनीतिक समानता स्थापित हो जाएगी तो उनका वर्चस्व, उनका बोलबाला खत्म हो जाएगा। इसीलिए राजनेता इसकी बात नहीं करते। राजनीतिक असमानता आर्थिक असमानता से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाता है तब वह आर्थिक के अलावा और भी कई मामलों में सक्षम हो जाता है, जिससे वह जो बाकी जनता है उस पर वह अत्याचार करता है या उनका शोषण करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक विषमता हमारे यहाँ बढ़ रही है। यह अत्यंत खतरनाक है। किसी भी देश के लिए आर्थिक असमानता का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आर्थिक असमानता बढ़ेगी तब असंतोष फैलेगा। जब जनता के एक बड़े हिस्से में असंतोष रहेगा तो वहां अशांति अवश्यंभावी है। असंतोष उत्पन्न होगा, व्यवस्था के प्रति रूखापन आएगा। इससे एक स्वस्थ और अच्छे से समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। एक बात इसमें और कही गई है कि स्वतंत्रता के बाद और आज तक आर्थिक असमानता तेज गति से बढ़ रही है और समाज में द्वेष भी बढ़ रहा है। यह जो बात मैंने पहले बोली उसी बात यहाँ पे कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि आर्थिक विषमता को रोकने के लिए यहाँ पे हम आर्थिक उपायों का सहारा न लेकर हम कानूनी तरीके से इसका हम हल खोजते हैं। जब हम कानूनी तरीके से इसका हल खोजते हैं तब यह समस्या उत्पन्न करती है। जब हम कानूनी तरीका अपनाते हैं और
कानूनों के माध्यम से हम काम करते हैं, तब यह जो हमारे राजनेता हैं, जो नीति नियंता हैं, उनको मौका मिलता है कि वह ब्लैक मनी को जमा करें, वह ब्लैक मनी अर्जित करें। काला धन का जो स्रोत है वह है जो हमारे यहाँ योजनाएं आती हैं, जैसे राशन कार्ड या इंदिरा आवास योजना। इन्हीं के माध्यम से जो कानून बनाकर किए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से राजनेता, नौकरशाह और बुद्धिजीवी काले धन का संग्रह करते हैं। एक बात इसमें और हम कहेंगे कि आर्थिक विषमता के लिए हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। कारण यह है कि बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा विधुर पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह जो योजनाएं चल रही हैं, सुभद्रा योजना, यह योजना, यह जो योजनाएं चलती हैं वह कहीं ना कहीं जनता को अकर्मण्य, आलसी और पिठल्ला बनाती हैं। जब किसी महिला को बैठे बैठे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आ जाएंगे तो फिर वह कोई और कार्य क्यों करेगी। जब गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैठे बैठे उससे अनाज मिल जाएगा तो फिर वो काम क्यों करेगा। यह जो नीतियां हैं यह कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता को बनाए रखती हैं। मेरा तो मानना है कि सरकारें यही चाहती हैं कि आर्थिक विषमता इसी तरह से बनी रहे, जनता इसी तरह से हम हमारे ऊपर आश्रित रहे, सुविधा भोगी रहे और हम अपनी सत्ता बनाए रखें। तो अच्छा। ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। पीछे कोई भी साथी बताएं। आदरणीय मोहन जी, आज जयंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर कुछ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। श्रीकांत जी, रामराज जी, माता प्रसाद जी, कोई भी साथी बताएं। हेलो जी आदरणीय बताइए। सभी अपने साथ जो जुड़े हुए हैं विद्वज्जन साथी, उन सभी का बहुत बहुत सम्मान पूर्वक अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि आर्थिक अर्थ पर रखा है।
तो वैसे तो हम देखते हैं कि अर्थ को ही हम जो प्राचीन युग में संपत्ति समृद्धि इन चीजों की जब चर्चा चलती थी तो बात जो है इसकी एक दूसरे से तुलनात्मक देखा जाता था और उसको जो है आज जो ग्लोबल जो हमारा विश्व है इसमें उसको अर्थ को जो है वो संपत्ति का ही एक परिष्कृत रूप कह लीजिए जिसको कि अर्थ कहते हैं। और आर्थिक विषमता धन संपत्ति समृद्धि किसके पास कितना है और इसमें कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है ये पूरे विश्व में एक व्यक्ति से लेकर परिवार से लेकर संस्था संगठन उद्योगपति राज्य जिला राष्ट्र पूरे विश्व में इसकी तुलनात्मक जो है सो आज अध्ययन हो रहा है। और आज समय समय पर हम लोग देखते हैं कि आज भारत चौथा शक्ति हो गया। कई सालों से जो है अमेरिका विश्व का प्रथम शक्ति है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, यूके है, जापान है। इन सबों का तुलनात्मक अध्ययन चलते रहता है। उद्योगपतियों का भी चलते रहता है। कभी बिल गेट्स है तो कभी अबानी है तो कभी और कई जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और अमेरिका तो पूंजीवादी देश है। तो इस प्रकार से आर्थिक असमानता आर्थिक विषमता पर पूरे विश्व में चर्चाएं चलती रहती हैं। और ये जो है एक राजनीतिक पार्टियों का भी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का भी आर्थिक विषमता एक संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है। और वैसे जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो आप प्राकृतिक रूप से भी जब देखिएगा तो कोई भी दो मनुष्य जो हैं वो एक समान नहीं है। ऊपर से जो भी शक्ति है प्राकृतिक रूप से जो भी इस दुनिया में अवतरित हुआ है उनको हम देखते हैं कि कोई दोनों समान रूप से हमको सकल सूरत में भी नहीं मिलता है। आज जो हमारा अंगूठा है, आंख की पुतली है, ये सारे भी समान रूप से नहीं है। और इसी के आधार पर जो है आज आधार कार्ड बना हुआ है। अब एक दूसरे का जो है विभिन्नता क्या है, भिन्नता इसको निकाल करके और पहचाना जाता है। तब जब इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो सामान्य रूप से नहीं बनाया है तो विषमता तो रहेगा ही। हम देखते हैं कि किसी राष्ट्र के पास
कई प्रकार से मिनरल मटेरियल जो है बहुत अधिक है। कोई किसानी के रूप में, खेती के रूप में आगे है, कोई डीजल पेट्रोल ऊर्जा के रूप में आगे है, कोई अन्य संसाधन के रूप में आगे है। तो इस प्रकार से विभिन्नताएं हैं और उन विभिन्नताओं के अनुसार से आर्थिक विषमता भी है। अब जब हम और आगे आर्थिक विषमता को देखते हैं तो हम प्राचीन युग से या इतिहास उठ कर भी देखे हैं तो आपको राजा रंक, आपको व्यवसायी, मार्गदर्शक सभी प्रकार के बराबर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक बराबर कभी भी मिले हैं। और इसीलिए वैदिक युग में और वैदिक परंपरा में जो है तो आपको गुण, धर्म और स्वभाव के आधार पर जन्मना व्यवस्था नहीं बनाकर और जो उनकी क्षमता है उसके आधार पर मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक की व्यवस्था जो है तो बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज उस स्थिति को मानते नहीं है। उसी को जो है जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब क्षेत्रीयता, भाषा के आधार पर बांटकर और एक दूसरे को समाज में तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब हम जब देखते हैं कि आर्थिक विषमता जो है, जो अत्यधिक बढ़ता है, ये जो है समाज में एक खतरे का घंटी या आभास कराता है। जब हम श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं, कृषि उत्पादन करने वाले जो मूल रूप से किसान हैं या गरीब हैं, तो अगर आर्थिक विषमता काफी अगर बढ़ती है और इनको अगर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, इनको जो भी इनकी सुविधाएं हैं जो आधुनिक काल में जीने की, अगर इनको उतना पर्याप्त मजदूरी नहीं बढ़ता है, श्रम मूल्य नहीं बढ़ता है और उनको अगर उतना प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो है सो ईर्ष्या, द्वेष की भावना और अंदर से जो है वो एक आक्रोश की भावना पैदा करता है, जो कि आगे चलकर एक विस्फोटक परिस्थिति पैदा होता है। और ये जो राजनीतिक साजिश होता है तो फिर उनको भी इनका जब विस्फोट होता है तो हम कल ही परसों देख रहे हैं जो नेपाल का स्थिति है कि प्रधानमंत्री को, पत्नी को जला दिए, 4-4 मंत्रियों के घर को जला दिया, सभी प्रधानमंत्री से लेकर सारी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। किसी प्रकार से ओली जो है नेपाल छोड़कर जान बचा करके भागे हैं। तो इस प्रकार का विस्फोट होता है। तो इसलिए जो भी सरकार में बैठी हुई व्यवस्था है उसको बराबर यह ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार हम कर की व्यवस्था बनावे, किस प्रकार से सब्सिडी की व्यवस्था बनावे कि जो निम्नतर वर्ग के जो लोग हैं उनमें उतना असंतोष न फैले। और अगर इसका सरकार अगर बैलेंस बना करके रखता है तो थोड़ा बहुत तो समस्याएं आती हैं लेकिन फिर भी चलते रहता है और राष्ट्र का भी विकास होते रहता है। अब हम जब देखते हैं
कि हमारा हमारा तो राष्ट्र जो है वो मिली जुली है, यहाँ पर पूंजीवाद भी है, साम्यवाद भी है, समाजवाद भी है। तो इस चीज को भी हम देखते हैं कि जो समाजवाद या साम्यवाद रहता है, ये दिखने में तो दिखता है कि गरीब है, श्रमजीवी है या श्रमिक है या किसान है, इनकी ये रक्षा करता है, इनकी तरफ से लड़ता है कि इनकी गरीबी दूर होना चाहिए, श्रमजीवियों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, इनको सहायता मिलना चाहिए। लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई इसकी लड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता वो पूंजीपति की करता है। अब अगर किसी प्रकार से सरकार इनकी अवस्था को अगर ऊंचा करने लगता है तो फिर ये लड़ाई जो है किसे अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं जो आर्थिक समृद्ध लोगों के लिए सहायक होता है और दिखने में लगता है कि इनका होता है, काहे कि इन्हीं पर इनका राजनीतिक टिका हुआ है। तो ये भी बहुत सा सोचने समझने की बात होती है। अब दूसरा तरफ हम देखते हैं कि जो सरकार है, अगर सरकार जब इनकी मदद या सहायता जो करने का प्रयास करता है तो इनको सहायता किस चीज से किया जा सकता है भाई? तो किसी न किसी प्रकार का जन कल्याण की जो कोई न कोई योजना या स्कीम बना करके किया जाता है। अब जितना भी जन कल्याण या जन योजना जो बनता है जनहित का, और उसमें जितना भी फंड आते हैं उनके पास वो पहुंच नहीं पाता है। आज जब उनके पास पहुंचेगा नहीं तो उनकी गरीबी और श्रमिकों का मूल्य ये सब कहां से दूर हो जाएगा? बीच में वो जो है तो नेताओं और बुद्धिजीवियों का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार से आर्थिक असमानता को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजनीति का विषमता और असमानता को भी हमको देखने के लिए मिलता है। जो राजनीतिक असमानता है, तो जो राजनीति में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो न ये फैक्ट्री चलाते हैं, न ये किसानी करते हैं, न ये श्रमिक का काम करते हैं, लेकिन सारी शक्तियों पर कंट्रोल ये रखते हैं। और इनमें जो है किसी प्रकार की सत्ता में हिस्सेदारी जो है वो श्रमजीवियों को, श्रमिकों को, किसानों को ये सब नहीं मिलता है। और ये बहुत भारी विषमता है। और वो जो है तो बराबर बुद्धिजीवियों का, पूंजीपतियों का और कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके मददगार हैं, उनके हित में नियम और कानून बनाते हैं। तो उनके प्रति भी जो है असंतोष जो है सो बढ़ता है। अब आर्थिक विषमता से राजनीतिक विषमता और भी खतरनाक होता है। और ये जो है और विस्फोटक स्थिति। हेलो, आवाज आ रही है क्या भैया? जी हेलो, बताइए आप। हाँ, तो ये और विस्फोटक स्थिति को लाती है। तो और कई इस पर जो है विषय हैं जिस पर कि हमारे साथी अभी बहुत सारे हैं जो हम लोगों को दिशा निर्देश और बताएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। और विषय बहुत बड़ा और गंभीर है। और आज की वर्तमान जो है हमारे राष्ट्र स्तरीय ही नहीं, पूरा विश्व स्तरीय ये समस्याएं हैं। और चारों तरफ इसका जो है सो भी
चर्चा अब इसी का युद्ध चल रहा है। तो इस पर और हमारे साथी जो है गंभीर रूप से बात को रखेंगे। मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। और एक निवेदन है कि सीमित समय में अगर अपनी बात रखेंगे तो सबको अवसर मिल पाएगा। फिर लास्ट में अगर किसी को बात रखनी है तो प्रश्नोत्तर सत्र में भी हम लोग रख सकते हैं। बाकी के साथी रखें। चलिए, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात रख देता हूँ। एक तो आज की जो चर्चा है उस चर्चा को जब मैं देखता हूँ और मैं भारत के संविधान को देखता हूँ, तो भारत का जो संविधान है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में से ही 2-3 बातें निकल करके आ जाती हैं। इसमें से अगर आप पहला जो विषय है या तीसरा विषय देखेंगे या फिर चौथा जो विषय है आर्थिक असमानता का, तो असमानता, विषमता, ये सब तो हमारा जो है प्रियम्बल में दिया हुआ है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले जो बात कही गई है वो 4 शब्द का प्रयोग किए गए हैं। न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और बंधुत्व की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आज का जो हम आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, तो पहला ही कोटेशन कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि ये बात ठीक है, लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए, जो हमारा आर्टिकल 14 है। कानूनी समानता तक तो ठीक है, वही प्रियम्बल में जो है समानता शब्द डाला गया है। लेकिन जब बलपूर्वक सबको समान करने का प्रयास किया जाता है, हम आर्टिकल 17 पे चले जाते हैं, रिजर्वेशन दे करके, विशेषाधिकार दे करके समान करने का प्रयास खड़ा किया जाता है, तब यहीं से प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जो हम कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी असमान हैं और प्राकृतिक अधिकार सबके समान हैं। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, मैं अपनी बात रख देता हूँ। बैद्रा जी, एक मिनट। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो असमानता जो है वो प्राकृतिक है। कोई भी दो मनुष्य एक समान नहीं हो सकते हैं। मैं चाहे आपकी बात करूं या किसी की बात करूं या अपनी बात करूं, तो हर मनुष्य अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, संपूर्ण है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपका ना डीएनए मैच कर सकता है, ना आपका रेटिना मैच करेगा। आपका कुछ भी, कोई ना कोई ना गुण कर्म स्वभाव आचरण कुछ भी थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है। तो हर मनुष्य अपने आप में एक एंटिक पीस है, यूनिक पीस है। यहाँ समानता की बात करते करते लोग महिला पुरुष की समानता की बात करने लगते हैं, जबकि दोनों प्राकृतिक रूप से समान है, प्राकृतिक रूप से दोनों असमान है। तो जब आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो वहां भी हमको व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी जो उसका कार्य करने का जो वो है क्षमता है, उसको, इन सभी चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए कि हम किस प्रकार से समान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको असमानता को कम करने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन अगर हम सबको समान करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक असंभव कार्य है जो कभी भी नहीं हो सकता है। इसी आधार पर हमारे यहाँ वर्ण भी बने हुए हैं। एक बात आती है कि एक बार किसी ने पूछ लिया महर्षि दयानंद सरस्वती से कि आप कहते हैं ब्रह्मचर्य इतना ही अच्छा है, तो सब ब्रह्मचर्य का पा करके मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? तो उन्होंने कहा कि सब एक समान तो है ही नहीं, अर्थात ये कितना कठिन कार्य है, तो सबकी क्षमता ही एक बराबर नहीं है। कोई समाज में ऐसा है जो बहुत बुद्धिजीवी है, कोई ऐसा है जो श्रमजीवी है, तो दोनों को हम एक ही तराजू में कैसे तौल सकते हैं? उसी आधार पर हमारे यहाँ किसी को देखते हैं, किसी की शारीरिक क्षमता अधिक है तो वो क्षत्रिय वर्ण में चला जाता है, कि कोई जो है व्यवसाय अच्छा करता है तो उस क्षेत्र में चले जाता है। लेकिन आर्थिक असमानता अगर बढ़ेगी तो उसमें एक समस्या और खड़ी होती है, वो है राज्य और समाज के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। इसका परिणाम हमें विस्फोट के रूप में, किसी क्रांति के रूप में, या लोकतंत्र में अराजकता के रूप में भी दिखाई देता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो आर्थिक असमानता है वो कम हो, ऐसी नीतियां ना बनाई जाएं जो श्रमिकों के शोषण के लिए बने। यहाँ पर इतना तो किया जा सकता है। और जो समानता की बात है तो मैं कानूनी समानता तक ठीक मानता हूँ, लेकिन जो प्रियम्बल समानता की बात करता है, जो जहाँ पर वर्ड आया है अवसर की समानता,
मैं समझता हूँ वहां पर समानता की जगह स्वतंत्रता शब्द कर दिया गया होता तो इतना दुरुपयोग ही नहीं होता कि हम जो फिर उसके बाद 15, 16, 17 आर्टिकल हमें लिखना पड़ता। तो वहीं से सारी हमारी गड़बड़ियां जो है शुरू हो जाती हैं। और आप एक बात खास देखिए कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में चार जो शब्द आए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। तो इस देश में न्याय किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। समानता के नाम पर जो है असमानता फैली हुई, असमान कानून बने हुए हैं। बंधुत्व कहाँ है, वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो राज्य ने समाज को गुलाम बना लिया है। अर्थात जो संविधान की प्रस्तावना के चार मुख्य उद्देश्य हैं, संविधान उन चारों में विफल दिखाई देता है। ये व्यवस्था का भी दोष मुझे दिखाई देता है। तो इसीलिए सबको समान बनाने का प्रयास उचित नहीं है, बल्कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिस विषय में क्षमता है, उसी क्षमता को प्रसार दिया जाए और श्रम का शोषण न किया जाए। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी आदरणीय मंगला प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जी। नमो नमः। धन्यवाद आप सभी को। अ, जो आज वर्तमान समय में गरीब अमीर के बीच का अंतर की कल्पना है, यह भावनात्मक मान्यता है, समस्या नहीं। अमीरी गरीबी ये वास्तव में यह समस्या नहीं है। और यदि गरीब व्यक्ति अपने परिस्थिति तंत्र में है और संगठित होकर के अपने टीम वर्क के साथ काम कर रहा है, तो अमीरों के पास कितनी संपत्ति हो, उससे उनका कोई जो है कि मतलब नहीं रह जाता है। वे अपने लायक सारी जो है कि स्थितियों को जो है कि बना सकते हैं। वर्तमान में गरीबों को क्या है कि उनसे उनका परिस्थिति तंत्र छीन लिया गया और उनको संगठित होकर के काम करने की कोई जो है कि वातावरण नहीं मिल पाता है। जो परिवार व्यवस्था थी, परिवारों को जो एक अधिकार था समाज के अंदर, वह एक संगठित टीम हुआ करती थी जो अपने कार्यों को प्रतिपादन करती थी अपने परिवार के माध्यम से या अपने जो है समुदाय के माध्यम से। वो उसके द्वारा जो है कि अपना समस्त कार्य प्रतिपादन कर लेते थे, अपनी आवश्यकताओं की समस्त अभावों की पूर्ति कर लेते थे। हमें टीम कोई बनने दे नहीं दिया, पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। यही सबसे बड़ा जो है कि विसंगति है। और आर्थिक विषमता का बढ़ना खतरे की घंटी है। आर्थिक विषमता योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाई गई। आर्थिक विषमता कोई खतरे की घंटी नहीं है। कार्य करने की जो अवसर है, यथोचित अवसर, यह सबको नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारी क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो क्षमताएं हैं उनके अनुरूप हमें कार्य करने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जो कार्य करने की प्राप्त होती स्थिति है, वही हमको सारी क्षमताओं को देती है। आर्थिक विषमता का जो योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाया गया है, उसको यह कह सकते हैं कि योजनाबद्ध ढंग से जो है कि व्यक्ति को अकेला कर दिया गया है। उसको जो है कि शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं में डाल करके वह सिर्फ जो है कि उस विषय का एक जो है कि पढ़ता गया और 25-25, 30-30 साल तक जो है कि इंटरव्यू और प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में शामिल होता रहता। अंत में जो है किसी कार्य लायक न रहने की स्थिति में जा करके वह जो है कि अपने आप को प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है। और जो उसकी जो है कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में जो डाला गया है, चाहे वह विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन आडंबर में उसको डाल दिया जाता है। एक समय था कि सभी लोग जो है बंबई भागते थे हीरो बनने के लिए, कितने लोग वहां भिखारी बन करके टहलते थे। लेकिन जब वही एक
टीम वर्क के द्वारा काम होता है। एक छोटा सा जो है कि एक टीम बनती है और एक जो है कि पार्टी अपना बना लेते हैं और तरह तरह के नाटक मंचन या संगीत का कोई व्यवस्था करती है। हमारे गांव में जो है कि रामायण पार्टी है, वो भी जो है रामायण करके जो है कि 10-5 हजार रुपया कमा लेते हैं। तो एक टीम वर्क होता है, एक दूसरे का कनेक्शन होता है कि भाई आप रामायण पार्टी करते हैं तो हमारा आपसे संपर्क है, तो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसा है। लोग अपना एक टीम बना रहता है, तो उसके हिसाब से अपना सारी व्यवस्था होती है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी एक टीम वर्क होता है, तो एक आकाश वृत्ति यानी उसकी वृत्ति के कोई जो है कि स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वो कमाई कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक टीम वर्क होता है। मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, नदी में, समुद्रों में, अब बड़ी बड़ी जहाज भी लगी हुई हैं मछली पकड़ने में, लेकिन जो 5-7 मछुआरों का ग्रुप जो है टीम वर्क बना करके जाता है, मछली पकड़ता है अपने उपयोगी के लिए। अपना जो है कि उनका एक पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र का, जो है कि विशाल अथाह जो है कि संपदा है, और उनका एक अपना टीम है, और वह टीम जो है कि समुद्र की अथाह विशाल संपदा को दोहन कर लेती है। उनके पास एक टीम है। वन में जो आदिवासी लोग हैं उनके एक पास पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र में अपना सब कुछ रखते हैं, सारी व्यवस्थित कर ले। उनके पास 1 रुपया नहीं होता है, लेकिन उनकी सारी जो है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। गरीबी का गरीबी के भी नीचे है, लेकिन उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने समाज के अंदर किसी दूसरे को अब प्रवेश होने की इजाजत नहीं देते हैं। उनको लगता है हम अपनी स्थिति में पूर्ण है, हमारी कोई जरूरत नहीं किसी की। यह कि स्वतंत्रता के बाद जो है आर्थिक समानता तेज गति से बढ़ती जा रही है, इससे समाज में द्वेष भाव बढ़ रहा है, तो सत्य है। लेकिन हमें आर्थिक असमानता पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपने संगठन कर्म में। हम अपने परिस्थिति तंत्र, आज यहाँ जो कुछ लोग संगठित होकर के चर्चा कर रहे हैं, एक अपनी निजी मीडिया है और एक परिस्थिति तंत्र बनती गई है, और हर विषयों पर चर्चा जो है कि खुलेआम हो सकती है। उसी प्रकार से कहीं भी कोई भी किसी क्षेत्र में संगठित होकर कार्य किया जाता है, तो निश्चित ही जो है कि हमें अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अच्छा माध्यम मिल जाता है। और यह सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ देश के साथ में। पहला पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ा गया, और दूसरा जो है कि हम सांगठनिक स्तर को ध्वस्त करने के लिए तरह तरह के जो है व्यवस्थाएं दी गई। लोगों को जो है कि उत्पादक क्षेत्रों में जो है कि प्रतिस्पर्धा में लगा दिया गया है। भले सरकार जो है कि स्कॉलरशिप देती है या शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करती है, उसे कोई अर्थ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मात्र 10-5% लोगों को ही जो है कि सर्विस मिल जाती है, अपने जो है कि योग्यता के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार। बाकी 90-85% जो है कि उसमें से कुछ तो भाई 20-25% ऐसे होते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में खप जाते हैं। बाकी अधिकांश जो है कि उसमें से कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ वो है कि अपने स्थिति से दयनीय दयनीय होकर के जो है कि काम करना पड़ता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो है कि बड़े अच्छे जो है कि विद्वान थे, और गणित के अध्यापक थे, गणित के जो है कि अंग्रेजी के विद्वान थे, कोचिंग पढ़ाते थे महाजनों के यहाँ। लेकिन एक समय आते आते जो है कि उनकी लाचारी हम देख करके बहुत हतोत्साहित हुए। कितना हो सकता है हम 4,000-5,000 रुपये महीने में जो है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है कि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं? यह क्या है? बनियों के यहाँ जो है कि 5-7 हजार रुपये महीने में एक शिक्षित बेरोजगार काम कर रहा है। यह तो उपलब्ध है ना उनकी सेवाएं कम दाम में, क्योंकि उनकी कोई योग्यता है ही नहीं। उनकी योग्यता सिर्फ यही है कि जो है कि कोई ऐसा आर्टिफिशियल वर्क कर सके, शायद माने बैठ करके या ऐसे ही। उनके में ऐसी कोई क्षमता नहीं, उनकी क्षमता का शुरू से उपयोग नहीं हुआ, तो 25-26-27 साल के बाद कैसे उपयोग हुआ? आजाद भारत में हमें 2 नीतियां ऐसी मिली जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो है सरकार ने यह 2 कार्य बहुत अच्छे किए हैं। एक तो अग्निवीर योजना, 16-17 साल के लड़कों को प्रशिक्षित करके 3-4 साल में जो है कि उसको छुट्टी भी देते हैं 20-25 लाख के रुपए दे करके, और वह अपने अपने जो है सक्षम आयु में भी वो थोड़ा शॉर्ट करिएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, बस हमारा जो है कि अपने सक्षम आयु में वो जो है कि धन से शक्ति से प्रशिक्षित होकर के निकलते हैं, कोई भी काम करने के योग्य होते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। दूसरा जो है कि सरकार ने एक ऐसा काम किया जो है कि अमित शाह ने घोषणा की थी कि पूरे देश में टैक्सियों का यूनियन बना देंगे। उनकी अपनी व्यवस्था से जो है कि उबर जैसी कंपनियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक संगठित प्रक्रिया है। उसी तरह के हमें चाहिए कि संगठित किया जाए, विभिन्न कार्य क्षेत्रों को जो है कि संगठित करके उनकी व्यवस्था बनाई जाए। और ऐसा कोई हमें प्रयास जो है कि जोर शोर से नहीं दिखा, न इसके प्रति जो जनता की कोई मांग है, न रुचि है, न ज्ञान है। हमें सही दिशा में जो है कि अपने आप को, अपनी मांगों को रखनी चाहिए। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और ये जो है कि सरकारी सहायता से, फंडिंग से, ये सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। टैक्स के जो है कि बढ़ाने से या बंदर बांट करने से आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। वास्तव में जो है कि उसको जो है कि यदि फायदा पहुंचाना है तो उसको उसके अपनी योग्यता के अनुसार उसके क्षेत्र में संगठित किया जाए। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पवन जी। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो आज तक चल रही। क्लाइव जब नमक की दामों में बढ़ोतरी करके लाखों रुपया कमा रहा था, उस समय अंग्रेजी सरकार ने उससे नमक का हिसाब मांगा कि आप नमक में कितना रुपया कमा रहे हो। उसने कहा, आप हमसे 25 लाख रुपया लेते रहो महीने में, हमसे नमक का हिसाब मत पूछो। लेकिन उसको बुला लिया अंग्रेजी सरकार ने और एओ ह्यूम को उसकी जगह पे नमक के काम के लिए भेजा। एओ ह्यूम ने भी वही काम किया। तो ये लोग जो है एक नई स्थिति को पैदा किए जिसमें ब्रिटिश सरकार को भी कमजोर करके अपना नया डेरा अमेरिका बनाए और पूंजीवाद एक नियम के तहत पूरी दुनिया को कैसे लोकतंत्र के रूप में विकसित करके लूटा जाए, यह फार्मूला उस समय इन लोगों ने तैयार किया। दुनिया भर में जितने उपनिवेशवाद के वायसराय थे सब लोगों ने मिलकर यह काम किया। इन्होंने ब्रिटिशर्स को कमजोर किया और लोकतंत्र की आड़ में पूंजीवाद नाम के नियम का दुरुपयोग करते हुए आज पूरी दुनिया में लूट कायम किए हुए, ऐसी चीजों का दाम बढ़ाकर अनावश्यक रूप से ये पैसा कमा रहे हैं जिन चीजों की दाम उतने है नहीं। लेकिन इन सब बातें करने से हमको, आपको क्या फायदा हो रहा है? बातें, चर्चा वो करना चाहिए जिससे हम और आप कुछ अपने अंदर सुधार कर सके। बाकी बातों से तो किताबें भरी पड़ी हैं। हमें आज के समय में अगर अपनी अर्थव्यवस्था देखना है तो जिस तरीके से लूट हो रही है उस लूट में हमें शामिल होना होगा और उस लूट में अपनी स्थिति अच्छी करके लूट को कायम करना है। अगर हम ये सोच लेंगे हम लूट नहीं करेंगे और हम सही सिस्टम से रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। आप अपने बच्चों को गलत चीज पढ़ाएंगे और जब वो समाज में खड़े होंगे तो वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करेंगे। आप देखते होंगे बड़े घड़े अच्छे अच्छे पुराने रईसों के बच्चे आज बेबस और मजबूर नजर आते हैं। उसका कारण ये है कि वो नई व्यवस्था को समझ नहीं पाते, अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग को ही असली मार्ग समझते हैं और उसी पे चलना चाहते हैं, जबकि उनके माता पिता ने जो मार्ग बताए थे वो मार्ग सब बदल चुके हैं। आज नई स्थिति पैदा हो गई है और यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो चर्चा प्रोग्राम है जिसमें हम ये बताते हैं कि शराफत छोड़िए, समझदार बनिए। नंबर 2 की स्थिति को स्वीकार करिए, आदर्शवाद के चक्कर में न रहिए, खुद मजबूत होइए धन से और दिमाग से।
तो हमें आज यह समझने की जरूरत है कि जैसी स्थिति चल रही है उसमें अपने आप को मजबूत रखना। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को जय श्री राम। जी बताइए आदरणीय। विषय आज का बहुत गंभीर है, बिल्कुल सही बात है। और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपना दृष्टिकोण है। लेकिन जो पवनजय भाई ने बात रखी है उसमें कुछ दम तो दिखती है, क्योंकि आप अगर हवा के विरुद्ध काम करेंगे तो काम चलेगा नहीं। आप कहीं ना कहीं घाटे का ही सौदा करेंगे। बिल्कुल, बात समझने की ये है कि अमीरी और गरीबी है क्या। मेरे विचार से पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो लोग रहते हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं को भी सब कुछ मान लेते हैं। दूसरे वे लोग रहते हैं जो संतोष की परम सुख, जो संतोष को ही सब कुछ मानते हैं कि हम संतुष्ट हैं। और ये बात भी हम जब जीवन में अपने में लागू करते हैं, देखते हैं, तो वाकई में इसमें कुछ सत्यता नजर आती है कि अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं तो हम हमारे पास सब कुछ है। भले ही हमारे पास भौतिक साधन उतने ना हो जितने की हमारे पड़ोसी के पास है, लेकिन हम अपने आप को बहुत समृद्ध मानते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी भी विचारधारा के हों, चार चीजों के लिए काम करते हैं। वो चार चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। पहला है सुख, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है समृद्धि, और चौथा है संभोग। पूरी दुनिया में मेरे को लगता है तीन प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती हैं। एक व्यवस्था होती है प्राकृतिक, जो प्रकृति के नियमों को मानते हैं, जो हमारी वैदिक व्यवस्था जिसको हम कहते थे। परिष्कार की तो हर समय जरूरत होती है, लेकिन उस परिष्करण में, उस नएपन, उसको थोड़ा सा बदलाव करने में हम कहीं पीछे रह गए। दूसरी व्यवस्था है संगठन की व्यवस्था। संगठन की व्यवस्था, वो संगठन चलाता है अपने हिसाब से, वो भी इसे ऐसे ही काम करता है। तीसरी व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था। वो भी उद्योगपति संगठित होकर के सारी, जैसा कि आज के समय में जितना है वो नौ यहूदी, जो आज की पवन्या जी ने बताया कि ये पूंजीवादी लोगों ने षड्यंत्र रचा, तो ऐसे नौ यहूदी हैं। मैं एक लेख को पढ़ रहा था, किसी विद्वान का लेख था, उसमें नौ यहूदियों का सारा सारा लिखा हुआ था कि प्राकृतिक संसाधनों पर योजनाबद्ध तरीके से कैसे कब्जा किया जाए, जिससे हम संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को नियंत्रित कर सकें। तो सुरक्षा के क्षेत्र में वही एक यहूदी उद्योगपति बनकर के उभरा। तो उसने हथियारों पर, अपने जितने भी संसाधन थे उन पर अपना आधिपत्य जमाया, पूरे संसार को हथियारों की सप्लाई का जिम्मा लिया। दूसरे ने तेल का लिया, तीसरे ने हेल्थ का लिया, चौथे ने आवश्यक वस्तुओं जो प्रकृति से दोहन कर सकते हैं उन वस्तुओं के दोहन का ले लिया। इस प्रकार से नौ यहूदी जो है, मतलब वो एक ही मानसिकता, उनको हम किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक समय में वो मानने वाले उसी धारा के थे। हकीकत में ये पूंजीवादी जो होते हैं उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है कि हमारी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा तो वो होती है जिस काम से लोगों पर उनका नियंत्रण बना रहे, और अपनी योजनाएं वो समय के हिसाब से बदलते रहते। अब जिसके पास ये चार चीजें नहीं हैं, प्राथमिक उपयोगिता की चीजें हैं, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकता हैं, उनकी आपूर्ति न होना ही हमारी गरीबी है। और जिनके पास
संतोष नहीं है, वो तो बेहद सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी, माने भौतिक संसाधन सारे होने के बाद भी गरीब हैं। क्योंकि जितने भी हमने ये भौतिक संसाधनों वाले देखे हैं, उनकी तृष्णा कभी तो ठीक संतुष्ट होती ही नहीं है। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हम कैसे सुख को प्राप्त करें, कैसे हम सुरक्षा को प्राप्त करें, और कैसे समृद्धि को प्राप्त करें। समृद्धि का मतलब है कि हमारा समाज जो है वो वैचारिक रूप से समृद्ध कैसे हो, प्रबल कैसे हो, किसी प्राकृतिक संसाधनों से नहीं। क्योंकि आदमी को कोई भी सोना नहीं खाता है, इकट्ठा सब ये सोना ही कर रहे हैं या वस्तुएं ही इकट्ठी कर रहे हैं या जमीन ही इकट्ठी कर रहे हैं। इतना बड़ा भूखंड हमारे पास है, वो ज्यादा है तो दूसरे के पास उससे भी बड़ा है। तो ये तो हमारी लोलुपता है, और इस लोलुपता का कोई अंत नहीं है। क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा बलवती होती ही है। अर्थात गरीब हम मन से हैं, दूसरी कहीं नहीं है। ये गरीबी और अमीरी एक काल्पनिक चीज है। जबकि हम मन से जब सोचने लगते हैं और यथार्थ में आते हैं, वास्तविकता में जीते हैं, तो वास्तविकता में तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। बस यही हमारी समृद्धि है और हमें सुख मिल रहा है। हम आपराधिक तत्वों से सुरक्षित हैं। बस हम राजा आदमी हैं, हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, चारों चीजें हैं हमारे पास। तो उसके बाद में फिर हम गरीब कहाँ से हुए? कहीं से नहीं। संसाधन तो ठीक है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, ये तो बने ही रहते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक धर्म है और प्रकृति के सदृश होकर के जो भी चलता है, जो भी चला है, जी समृद्धि को प्राप्त हुआ है। अन्यथा आज जो चल रहा है वो विडंबना है ही। हम चर्चा करते रहेंगे। जी, मेरी बात पूरी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भैया। बाकी के तथ्य बताएं। वैद्यराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ भैया, सुन रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। हाँ, बोलने की स्थिति में कुछ बोल रहे हैं तो आप बता सकते हैं। सभी को नमस्ते। जी बताइए। आवाज आ रहा है? जी आवाज आ बताइए। रहा है? जी जी आवाज आ रही है। जैसे समानता की बात है, तो जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय जो है बड़े राजा महाराजा लोग जो थे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो करके और लोगों पर शासन करना चालू कर दिए। और जो प्रजा थे, जो आम लोग, वो शोषित होने लगे। उसी तरीके से जो है आज जो नियम कानून बने हैं उसी टाइप का है। जो कुशल कारीगर और अकुशल कारीगर, जो आदमी मेहनत करने वाले, लेबर श्रम करने वाले का 250 रुपया गवर्नमेंट निर्धारित किया है। जो नौकरी करने वाले हैं उनको एक दिन में 2000, 3000 रुपया, 5000 तक, है ना। इस टाइप में भेदभाव। जैसे पहले छुआछूत था, छुआछूत का भेदभाव चलता था, ऊंच नीच का भेदभाव चलता था। उसी टाइप में आज जो है सरकार के तरफ से भी ये ऐसा कानून बना करके लोगों को जो है रखा है। समानता, समानता, ठीक है। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब जो है ये ठीक है, जो जैसा है वैसा कमाए। लेकिन समानता, जो इज्जत की बात है, जो सम्मान देने की बात है, वो भेदभाव चल रहा है अभी भी। सामाजिक रूप से हो या आपका कानूनी रूप से हो, मतलब जिस न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, राजनीतिक में जाएंगे तो वही भेदभाव है। गरीबों का कोई इज्जत नहीं। गरीब लाइन लगा करके नेता मंत्री से मिलने के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि टाइम नहीं रहता है, नेता मंत्री चल देते हैं और उसका काम भी नहीं हो पाता है। और बड़े लोग जो हैं, वो जैसे कल का सिस्टम था वैसे आज भी वही सिस्टम है। मतलब इस तरीके से हर जगह, धार्मिक स्थल हो वहां भी यही स्थिति है,
जो सीधे साधे सच्चे लोग हैं वो भेंट करने के लिए महात्मा ऋषि लोगों से लाइन पर रहते हैं कि बाबा से भेंट करना है। और जो पहले टाइप के धूर्त लोग जो थे दलाल, इधर जनता में भी राज किए। जनता में राज करने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चमचा बन करके उनके साथ मिल करके ऐसे किए। उसी टाइप में कोई भी चीज में आप देखिए नजर उठा करके, तो जो शोषित हो रहा है वो शोषित हो रहा है, जो लाभ धूर्त लोग लाभ ले रहे हैं। ये समानता जो है समाज में, ये बात जो है कहीं कहीं, जैसे अभी आपका उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है सिस्टम को लागू किए हैं, जो वहाँ लगभग लगभग 20, मतलब 50% लोगों को ये अभ्यास हो गया कि सभी का इज्जत करना है। एक गरीब आदमी अगर वहाँ, या मतलब कि उसका बेटी बहन अगर रात में किसी आवश्यकता से किसी के यहाँ जाए, चाहे कहीं रोड में कुछ काम से जाए, तो अभी भय में लोग रह रहे हैं कि नहीं, गलत करेंगे तो परिणाम गलत हो जाएगा। हमारा घर में जो है बुलडोजर कूद जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। तो इस टाइम में कहीं कहीं जो है सिस्टम समाज को प्राथमिकता दिया जा रहा है। ऊंच नीच का जो है वो समानता इस टाइम में होना चाहिए। ये संपत्ति से समानता की कोई बात नहीं है ना। इस तरीके से शुरू से लेकर के लास्ट तक अभी तक नियम बना हुआ है। अब इसको जैसे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब यहाँ कब्जा कर लिया राजा महाराजा लोगों को, और पब्लिक पूरा जो है कब्जे में आ गए, तो ये कोई महाराजा और बड़े बड़े लोग जो थे वो नहीं देश को आजाद किए। वो किए तो पब्लिक ही आंदोलन छिड़ के किए हैं। उसी टाइप में आज दलाल के भरोसे में रहना जो है उचित नहीं है। वो क्या है, इधर जो है नेतागिरी करते हैं लोग और कहते हैं हम सरकार से आपका काम करा देंगे, लेकिन वैसा होने नहीं जा रहा है। जो जन जागरण की काम है, जो अभी, हाँ, जो जो आप लोग सब जुड़े हैं, हम लोग जो जुड़ करके जो है गांव गांव में जन जागरण का काम है, लोग जब जगेंगे तो कहीं सफल हो पाएगा। आज नेपाल का स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। सिस्टम पर ही ये सब सवाल उठता है। यही मेरा कहना था। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। बहादुर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, अभी तो सुन रहा हूँ। जी। पवन पवन जय भैया चले गए क्या? हाँ, पवनजय जी जो है वो चले गए। काशी जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप रख सकते हैं। और हमारे साथ आज जयंत कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। विषय से अगर कुछ अलग भी बात रखनी है तो आप जो है अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी साथी को कोई बात नहीं रखनी है तो मेरा एक प्रश्न है, कोई भी साथी उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं। जो रामराज जी ने जो बातें रखी उसमें से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि लोकतंत्र का में जो पूंजीपति हैं वो अधिक शक्तिशाली हैं या फिर राजतंत्र का राजा अधिक शक्तिशाली है अर्थ के मामले में, आर्थिक मामलों में। क्योंकि जो हम राजतंत्र देखते हैं तो वहां पर राजा के पास दो चीजें हैं, शक्ति भी है और अर्थ भी है। कई राजा तो ये मानकर चलते हैं कि राज्य उन्हीं का है, सारी संपत्ति उन्हीं की है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों को प्रभावित करता है, सत्ताओं को बदलने में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन अगर मैं दोनों में एक जो अंतर कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि राजा छोटे छोटे थे और पूंजीपति जो है वो पूरे देश पर की अर्थव्यवस्था में जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
और देश ही में नहीं, उनका जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर दूसरे देशों में भी है। तो किसको हम अधिक शक्तिशाली माने, जो राजतंत्र का राजा है वो, या फिर जो लोकतंत्र का राजा है या लोकतंत्र में पूंजीपति है? इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन माना जाए? हाँ, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो है कि राजाओं से अधिक शक्तिशाली आज के पूंजीपति हैं, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वह जो है कि उसका अलग परिस्थिति था। आज जो व्यवस्था है, जो बैंकिंग सेवा प्रणाली है, पूंजी को रातों रात कहीं भी ट्रांसफर कर करके और व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, तो अपने पूंजी को सुरक्षित रख सकता है और कहीं भी दूसरे देशों में जाके बस सकता है। पहले राजा थे कि जन विद्रोह का सामना करना पड़ता था, दूसरे राजाओं से आक्रमण को भी जो है कि उनको तैयारी करनी पड़ती थी। एक प्रकार से उनकी जो है कि बहुत बड़ी असुरक्षा होती थी। यहाँ तक जो है आज का जो दलित समुदाय जो देख रहे हैं, वो वह राजाओं की जो पराजय हुई, जो नस्ल जो जंगलों में भाग गई थी, वही आज का दलित समुदाय है। ये सब प्रकार के राजवंशी ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उनको जो है कि बहुत ही जो है कि संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन पूंजीपतियों के लिए से ऐसा कोई संघर्ष नहीं है। उनके मैनेजमेंट करने वाले जो है कि बड़े बड़े जो है कि बुद्धिमान और उच्च शिक्षित लोग लगे हुए हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। आप कंप्यूटर सारा डेटा जो है कि 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात, कैमरा प्रणाली की व्यवस्था है, कहाँ क्या कैसे हो रहा है उनका व्यवस्था जो है कि ट्रांसपोर्टिंग प्रणाली है, कहाँ से कैसे कहाँ क्या माल भेजना है, कैसे जाना है, उसकी जो है कि बैंकेबिलिटी वगैरह होती है। कहीं से उनके लिए असुरक्षा की बात नहीं रह गई, और उनके कहीं भी लेन देन में गड़बड़ी होती है तो बैंकिंग व्यवस्था भी न्यायिक व्यवस्था भी उनका सपोर्ट करती है। और यहाँ तक जो है कि यदि कोई सरकार जो है कि उन पर प्रतिबंध लगाती है तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, वकील महंगे से महंगे वकील कर सकते हैं और सरकार से भी लड़ सकते हैं। तो एक प्रकार से जो है कि सरकारों से अधिक जो है शक्तिशाली जो है कि आज के पूंजीपति है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और मैं जहां तक समझता हूँ पूरे विश्व का तंत्र इन्हीं लोगों के मुट्ठी में है। लेकिन इनको संगठित करना या इनको वर्ग के रूप में कहना गलत होगा। इनको संगठित करना या वर्ग के रूप में न कहें। यह सौम्य संगठन है, हर पूंजीपति अपने आप में सौम्य संगठन है, सौम्य एक वर्ग है। वह एक पूंजीपति दूसरे पूंजीपतियों का कोई ऐसा संगठन वैश्विक स्तर पर चलता, ऐसी बात नहीं। हाँ, एक दूसरे का सहयोग जरूर प्राप्त होता है अपने व्यापारिक दृष्टिकोण में एक दूसरे से जो है कि, तो यह तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपस में स्वार्थों के आधार पर होता है। तो उसको संगठन नहीं कर सकते हैं या सांगठनिक कार्य प्रणाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक संगठन है, जब चाहे अपने जो है कि नए शर्तों पर जो है कि अपने कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है कि हम उनको वर्ग के रूप में न देखें, लेकिन यह भी कहेंगे कि सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में। और मैं समझता हूँ कि डिफेंस तक वो जो है कि रक्षा प्रणाली तक को जो है कि वो डील कर रहे हैं। तो सारी शक्तियां उनके हाथ में, बैंकिंग प्रणाली हो चाहे रक्षा प्रणाली हो, सारी शक्तियां लोकतंत्र के जो है कि उनके नेता लोग सब उनके चंदे से चल रहे हैं, सारी पार्टियां चल रही हैं। कुल मिला के सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में है, कहने का मतलब है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। कोई और साथी इस पर अपनी बात रखना चाहें, किसी कोई प्रश्न हो, या कोई मेरे प्रश्न पर भी थोड़ा विस्तार देना चाहें तो बता सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मेरे को जितना ध्यान है, एक बार आपने चर्चा में कहा था कि राजतंत्र में जो राजा है उसके पास सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित है, जनहित के कार्य नहीं है। और लोकतंत्र में जो सत्ता है उसके पास सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त जनहित भी है। ये जनहित उसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि राजतंत्र में एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक ही स्थान पर हैं। और लोकतंत्र में ये तीनों अलग अलग हो जाती हैं। तो इन तीनों के मध्य आपस में टकराव भी रहता है, जबकि राजतंत्र में इन तीनों के मध्य आपस में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही स्थान पर हैं।
ये भाई साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, जी ये जी। वास्तव में वही सारा लफड़ा है जो समानता के नाम पे खड़ा किया गया है। इसको इस तरीके से समझिए कि जब राज सत्ताएं देश पर शासन करती थी तो जनता को ये लगता था कि हमारा प्रतिनिधि राजा है और राजा तक हमें अपनी बात पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है, तो हम सीधे राजा से बात कर लेंगे या उनके दरबारियों तक अपनी बात पहुंचा देंगे। और राजा की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो जिस क्षेत्र पे शासन कर रहा है उस क्षेत्र की विधि व्यवस्था ठीक से रहे। कई बार सामंत लोग बदमाशी करते थे, राजाओं तक सूचना जाती थी, राजा सामंतों आदि को बदल भी दिया करते थे। ये सारी परिस्थितियां बनती थी तो राजा पर एक नैतिक दबाव होता था कि वह न्याय और सुरक्षा को ठीक ठाक बनाए रखे। ये जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं इन्होंने उल्टा कर दिया। इसमें सुरक्षा और न्याय के लिए उत्तरदायी कोई नहीं रह गया। अब सरकार चलाने वाला आदमी है, एक आम आदमी है, और सरकार जब उनको कुछ नहीं दे पाती, जिसे सरकार कहा जा रहा है, वो अगर कोई सुविधा नहीं दे पाती तो सीधे ये कहती है कि वोट तो आप ही लोगों ने दिया है और हम नहीं दे पा रहे तो किसी दूसरे को देकर देख लीजिए। और ये नैतिक दबाव ना बन पाने की वजह से शासकों पर शासक मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा उद्दंड हो गए। कुछ ऐसी बात आप शायद कहना चाह रहे हैं, या मेरे जो समझ में आ रहा है मैंने ये बात कही। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो 14 प्रश्न पूछे थे ना राष्ट्रपति ने, जी जी उनमें जी। बहस चली और जो मनु सिंघवी जी हैं उन्होंने कई प्रश्न रखे और न्यायपालिका ने एक गंभीर प्रश्न रखा। जो राष्ट्रपति के कानून बनाने की बात आई तो वहां पर जो है सीजीआई ने इनसे प्रश्न पूछा कि ये बताइए, अगर राष्ट्रपति बन करके आ रहा है तब तो हम उसको चेक एंड बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अगर हम ही लोग कानून बना दें तो फिर हमारी वैधता को कौन जांचेगा। ये मेरा राजतंत्र में प्रश्न खड़ा होता है कि राजतंत्र में अगर वही इकाई कानून बना रही है, क्रियान्वित कर रही है, लागू कर रही है, तो कानून की वैधता को जांचने वाली दूसरी इकाई दिखाई नहीं देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसी कमी है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जी। कोई और साथी बताएं, या किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात है तो रख सकते हैं। देखिए नेपाल में क्या दशा हुआ, सारे राजनेता भाग खड़े हुए हैं और जनता जो है कि अत्यंत आक्रामक हुई, अपने हितों के लिए जागरूक हुई। लेकिन फिर जाकर के दूसरा ऐसा ही नेता फिर आएगा, भाई एक जाएगा तो दूसरा आएगा। जनता का हित कैसे हो ये हमें समझ नहीं आता है। जी। अभी अब अमित शाह ने एक योजना लॉन्च की है, सहकार टैक्सी सेवा, माने भारत टैक्सी। हमारे ख्याल से यह नवंबर में जो है कि इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो जाएगी और 2-3 साल में यह जो है कि ओला उबर जैसी कंपनियों का स्थान लेंगे। इसमें जो है कंपनी को जो कमीशन मिलता था वह मिलना बंद हो जाएगा। इससे होगा कि ड्राइवर का भी आमदनी बढ़ेगी और पब्लिक की सेवा भी थोड़ा सस्ता पड़ेगी। तो हमें इसके तरफ जो है कि जैसे इस तरह से कोई कार्य होता है जहां पर आम जनता की लाभ में सीधे बढ़ोतरी होती है, और ऐसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र संगठित किए जा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में राजनेता कोई कार्य नहीं करते हैं। तो पहली बार हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ा है कि जो है कि सरकार ने आम जनता के हित में उनका जो है कि सहकार टैक्सी सेवा के, भारत टैक्सी सेवा के ब्रांड के नाम से ये सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है करने जा रही है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था बना सके सरकार जहां पर जो है कि आम जनता को अपने उस क्षेत्रों में संगठित करके ऐसी कोई सेवाएं बना सकती हैं। तो इस जी। ढंग से हित स्थापित हो सकता है। नहीं तो फिर वही जो है कि जन विद्रोह, आपस में मारकाट, अराजकता, एक नेता जाएगा दूसरी नेता आएगा फिर वहीं लगा रहेगा, पूंजीपति उनको खरीदते रहेंगे, बदलते रहेंगे। पूंजीपति सेफ रहेगा, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, ट्रांसपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से, कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम, उसके ऊपर कोई आँच आने वाला नहीं। और जी। वही जो कि नेपाल हुआ, किसी उद्योगपति कुछ नहीं हुआ, जनता और नेता आपस में बढ़ चुकी है।
ठीक है, हम लोग जो है नेपाल की चर्चा इस बार हम लोग शनिवार को, हमारा विचार है हम लोग रखेंगे नेपाल पर। बाकी के समझताएं आज के विषय पर अगर रखना है किसी को तो रख सकते हैं अपनी बात। हाँ। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। अगर किसी साथी को कोई बात नहीं रखनी है तो फिर मीटिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। कल का विषय जो है वो हम लोग रखेंगे 7,330 से लेकर 7,338। विषय अर्थनीति रहेगा। संजय भाई मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।